जय हिंद। सभी छात्रों का सनराइज करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सभी छात्र समय हो गया है और जुड़ जाएं। सबसे पहले चैनल को शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। जिस प्रकार से अभी 52,699 पदों के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश में 52,699 पदों की जो भर्ती है वो होकर रहेगी और इसी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का जो छात्र है वो तैयारी कर रहा है। और जहाँ जहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, सनराइज करियर एकेडमी आपको समय समय पर बताती रहेगी। इसके लिए आपका जीके जीएस, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान और हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और जितना भी आपका सामान्य ज्ञान है, ये सब आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। तो अभी इस सीरीज़ में हम ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो आपके आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस में, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में यूपी जी के यानी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट। चलिए, तो आज की जो क्लास है वह यूपी जी के को समर्पित है। उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन होंगे। सभी छात्र अपनी कॉपी में 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन बना लें और पेन और कॉपी जरूर लेके बैठे, क्योंकि इसके साथ साथ हम कुछ अलग भी बताएंगे, कुछ अलग सामान्य ज्ञान बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आपको वो लोकगीत बताना है जो उत्तर प्रदेश का नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी देखना है। कई सारे बच्चे क्या होते हैं कि नहीं देखते हैं और आंसर लगा देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको जब भी आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो देखो ऑप्शन क्या है? ढोला मारू, बिरहा, रसिया और कजरी। ठीक है, ढोला मारू, बिरहा, रसिया और कजरी। तो आपको बता दें, ये इसमें जो उत्तर है वो है ढोला मारू। ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ये कहाँ का है भाई? ये है राजस्थान का। ये कहाँ का लोकगीत है भाई? ये है राजस्थान का। बाकी बिरहा, रसिया और कजरी ये सब कहाँ के? हमारे यूपी के हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो बिरहा है, बिरहा बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, कहाँ का भाई? बुंदेलखंड क्षेत्र का ज़्यादा फेमस है, बुंदेलखंड क्षेत्र का। रसिया हमारे भारत में उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। कजरी भी उत्तर प्रदेश का एक अच्छा खासा लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, लोकगीत है। तो ये ढोला मारू कहाँ का है? ये राजस्थान का है। ठीक है, बाकी बिरहा, रसिया ये कहाँ के हैं? ये हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए क्या बोल रहा है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्था। देखिए क्या बोल रहा है? केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्था। ठीक है, जिसको बोला जाता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? ठीक है, क्या बोल रहा है? केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्था सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वाराणसी, झांसी, सहारनपुर और लखनऊ। तो चलिए अपना उत्तर लगाएं कि इसमें से क्या उत्तर आपका हो सकता है, कहाँ पर ये संस्था होगी। और इसके साथ साथ में जो एक्स्ट्रा जीके बताते हैं वो भी आप देखते रहिए। सभी छात्र चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ऐसी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्था सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये है स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ पे है भाई? ये कहाँ पे है? लखनऊ में। क्लियर है? ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, लखनऊ में एक और चीज है क्या भाई? विश्व अनुसंधान केंद्र। क्या है? विश्व अनुसंधान केंद्र। एक और चीज है क्या? आलू अनुसंधान केंद्र। कहाँ पे? लखनऊ में आलू अनुसंधान केंद्र है। अच्छा, लखनऊ को क्या बोला जाता है? बागों का शहर। लखनऊ को बोला जाता है बागों का शहर। ठीक है, और नवाबों का शहर भी बोला जाता है। यहाँ के सबसे फेमस जो कपड़ा है उसमें जो कढ़ाई की जाती है उसको क्या बोलते हैं? चिकन करी। ठीक है, और यहाँ का दशहरी आम बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ का कौन सा आम? दशहरी आम बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे यार तीसरे नंबर का प्रश्न देख लीजिए क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 के जनसंख्या के अनुसार जब 2011 में जनगणना हुई थी, ध्यान दीजिएगा, जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश का घनत्व कितना है?
ये तो हमें पता है कि जब जनगणना हुई थी तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड यानी सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या थी लगभग 19 करोड़, वो कहाँ पे थी? उत्तर प्रदेश में। पर उत्तर प्रदेश का घनत्व कितना है? अब घनत्व का मतलब पहले समझिए कि जैसे उत्तर प्रदेश की जो जगह है, उत्तर प्रदेश की जमीन है 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे, मतलब इतने क्षेत्र में ये वर्ग वाले एक वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश की 1 किलोमीटर जगह ऐसे और 1 किलोमीटर जैसे ऐसे, तो इसमें कितने लोग रहते हैं? 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग कितने लोग रहते हैं? तो ये जनगणना पर आधारित प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या जो घनत्व था वो कितना था? 829 लोग, मतलब कितने लोग कि 1 वर्ग किलोमीटर में, इतने बड़े क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 829 लोग। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 829। तो ये हमारे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे उत्तर प्रदेश का क्या था? जनसंख्या घनत्व था। अब तो ये बढ़ गया होगा, क्यों? क्योंकि ये जनसंख्या कब की है? 2011 की, और अभी क्या है? 2023, यानी पॉपुलेशन बढ़ी है, कम से कम 25-26 करोड़ हो चुकी है। तो ये हो सकता है और ये बढ़ गया हो, लेकिन अभी आंकड़े प्रदर्शित नहीं हुए हैं। सभी छात्र ध्यान देंगे, जब तक नए आंकड़े नहीं आ जाते हैं तब तक आपको जनसंख्या आधारित प्रश्न पर 2011 के ही, ध्यान देना, 2011 के ही आपको आंसर लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भैया नहीं लगा है, सही सुमेलित है बोल रहा है। क्या है? सही सुमेलित है। सिंगरौली जल शक्ति स्टेशन, नरौरा तापीय शक्ति संयंत्र और मथुरा तेल शोधशाला या इलाहाबाद एल्यूमिनियम परिष्करण। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यूपीजी के स्पेशल क्लास है, उत्तर प्रदेश के 40 के 40 क्वेश्चन है, और इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन जो एकदम रिसर्च के हिसाब से डाले गए हैं, ये भी प्रश्न आए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, तो आपको बता दें ये बी आंसर सही सुमेलित है, नरौरा तापीय शक्ति संयंत्र, यानी नरौरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। हमारे उत्तर प्रदेश का न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? नरौरा में। ठीक है, तो ये इसका सही है, नरौरा तापीय शक्ति संयंत्र। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धुरिया लोक नृत्य। धुरिया लोक नृत्य, ठीक है, कहाँ का है? पूर्वांचल का, अवध का, बुंदेलखंड का या रोहिलखंड का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अपना उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए यही सब यूपी जीके में आता है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके यूपी जीके में होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन हमें जाने नहीं देना है, 5 से 6 क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। तो क्या बोल रहा है? धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? क्या है? पूर्वांचल का, अवध का, बुंदेलखंड का या रोहिलखंड का? तो आपको बता दें ये उत्तर क्या हो गया? बुंदेलखंड का। जो धुरिया है, धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। एक और महिलाओं द्वारा किया जाता है राई, ये भी कहाँ का है? बुंदेलखंड का। राई डांस कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बुंदेलखंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से कौन से जिले आते हैं? देखिए बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है क्या भाई? झांसी आता है आपका, और क्या आता है? ललितपुर आता है, और क्या आता है? हमीरपुर आता है, और क्या आता है? महोबा, और क्या आता है? चित्रकूट, और क्या आता है? और क्या आता है? बांदा। ये सब जो डिस्ट्रिक्ट है आपके, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, कौन कौन सा भाई? झांसी है, ललितपुर है, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और बांदा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड। आगे बढ़ते हैं, हिंडाल्को स्थापित है। हिंडाल्को क्या है? ठीक है, हिंडाल्को कहाँ पे है? हमारे उत्तर प्रदेश में जो हिंडाल्को नामक कंपनी है ये कहाँ पे है? तो चलिए अपना उत्तर लगाने की कोशिश करें, सभी छात्र अपना उत्तर लगाने की कोशिश करें कि हमारे उत्तर प्रदेश में ये जो हिंडाल्को है, ये हिंडाल्को कंपनी कहाँ पे स्थित है? मोदी नगर, रॉबर्ट्सगंज, रेणुकूट या गोंडा में। ठीक है, चलिए सोच के और पढ़ के आंसर लगाना है, तुक्का नहीं मारना है। तुक्के से कभी बात नहीं बनती है, तुक्के और तुक्के लगाने वालों को कभी सिलेक्शन नहीं होता है, तो पढ़ के लगाना है। ठीक है, हिंडाल्को, ठीक है, ये देखो अंग्रेजी शब्द हिंडाल्को कहाँ पे स्थापित है? तो सबसे पहले आपको हिंडाल्को का मतलब समझ में आना चाहिए। हिंडाल्को का मतलब होता है, हिंडाल्को का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान, ठीक है, एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन, एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग कोऑर्पोरेशन। ठीक है,
ये इसका है। तो देखिए इसको बोलते हैं हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, जहाँ पर एल्यूमिनियम को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये जो प्लांट है हमारे उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे? तो ये प्लांट है हमारा कहाँ? रेणुकूट में। कहाँ पे भैया? रेणुकूट में। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हिंडाल्को, हिंडाल्को का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेशन। तो ये कहाँ पे है? ये रेणुकूट में। कहाँ पे? रेणुकूट में। तो ये उत्तर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार की संस्थाएं पूछ लिया करता है, आर्थिक जोन पूछ लिया करता है, आर्थिक और मौसम कितने मौसम भागों में बांट रखा है हमारे उत्तर प्रदेश में, ये पूछ लिया करता है। तो ये सब आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल क्या है? ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, यानी जहां पर, ध्यान देना, जहां पर बौद्ध भी भिक्षु आए थे और जैन भिक्षु भी आए थे, तो वो हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध स्थल है? कौशाम्बी, सारनाथ, देवी पाटन या फिर कुशीनगर। ठीक है, चलिए अपना उत्तर लगाने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों के जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो क्या है? ठीक है, चलिए क्या है इसका क्या है ऑप्शन? कौशाम्बी, सारनाथ, देवी पाटन और कुशीनगर। तो आपको बता दें जो इसका उत्तर है वो क्या है? कौशाम्बी। कौशाम्बी एक ऐसी जगह है जहां पर बौद्ध और जैन धर्म दोनों के तीर्थ स्थल आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? आए समझ में? चलिए कौशाम्बी में एक और जगह है जिसका नाम है कोल्डिहिवा। ठीक है, कोल्डिहिवा, कोल्डिहिवा, यहाँ पर चावल के प्रमाण मिले। ठीक है, चावल के प्रमाण मिले। कब के? पूरा पाषाण के। कब के? पूरा पाषाण के चावल के प्रमाण मिले। कई बार एग्जाम में आता है कि भारत में सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट कोल्डिहिवा से। ठीक है, कब कौन से काल के? पूरा पाषाण काल के। ठीक है, आए समझ में? कौशाम्बी। अब देखिए यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात की गई है। यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात की गई है। तो आपको बता दें जो बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के दो ग्रुप बट गए थे आगे। एक था हीनयान और दूसरा क्या था? महायान। ठीक है, हीनयान और महायान। इस प्रकार से जैनियों के भी दो ग्रुप हो गए थे। एक थे क्या? श्वेतांबर। एक कौन थे भाई? श्वेतांबर। और दूसरे कौन थे? दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, आए समझ में? तो जो श्वेतांबर है वो सफेद कपड़ा पहनते थे और दिगंबर जो है वो नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, सारनाथ में, ध्यान दीजिएगा, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को। ठीक है, चलिए कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में। और गौतम बुद्ध की मृत्यु को बोला गया है क्या? महापरिनिर्वाण। क्या है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो देख लीजिए क्या है। उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्राप्त की गई, वह सन कौन सा है? देखिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की दो राजभाषा है। उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषा है। एक है क्या? उर्दू और एक है हिंदी। तो हिंदी को तो मान्यता बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन उर्दू को मान्यता कब मिली है? क्या बोल रहे हैं? उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा बोला गया वो कब है? तो आपको बता दें, देखिए पहली बात तो हमारी यूपी की 2 आधिकारिक यानी राजभाषा है। एक क्या है भैया? एक है हिंदी और दूसरी क्या है? उर्दू। दूसरी क्या है? उर्दू। ठीक है, और उर्दू को राजभाषा कब बनाया गया? 1989 में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाएं हैं, एक हिंदी है, एक उर्दू है। क्योंकि भारत के उत्तर प्रदेश में उर्दू बोलने वाले, लिखने वाले, समझने वाले बहुत ज़्यादा थे। तो यहाँ पर क्या किया गया? उर्दू को भी राजभाषा बनाया गया। लेकिन कब बनाया गया? 1989 में। ठीक है, इस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाएं हो गई। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1989। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से? ठीक है, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल, देखो क्या बोला गया है? उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? ठीक है, जितने भी लोक नृत्य यहाँ पे दिए गए सब हमारे यूपी में होते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल। और जब भी ब्रजमंडल की बात होती है तो ध्यान देना, ब्रजमंडल का मतलब मथुरा वाला क्षेत्र, बरसाना वाला क्षेत्र। ठीक है, तो वहां पर किस नृत्य से? ठीक है, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किससे है? तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चरकुला। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? चरकुला। ठीक है, अब चरकुला होता क्या है? देखिए एक चाक होता है। चाक का मतलब जैसे किसी बैलगाड़ी का पहिया,
पहिया होता है लकड़ी का, और उस पहिए को सिर में रखकर और इस पहिए पे मटके रखकर सजाकर इसमें नृत्य किया जाता है महिलाओं द्वारा। इसी को बोला जाता है क्या, चरकुला। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे, ब्रजमंडल यहाँ यानी कहाँ पे फेमस है, मथुरा का फेमस है। कहाँ पे, मथुरा का फेमस है। और जब भी मथुरा का नाम आता है तो देखो बकरी अनुसंधान केंद्र, ठीक है, बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, मथुरा में। सबसे ज़्यादा जो कम वर्षा, सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, मथुरा में, ठीक है। ब्रज भाषा कहाँ पे बोली जाती है, मथुरा में, ठीक है। और आपको बता दें रासलीला कहाँ पे होती है, रासलीला ये भी होती है क्या, मथुरा में, ठीक है। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का जो संबंध है वो किससे है, चरकुला से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न जरा देख लीजिए, 10वां प्रश्न जरा देख लीजिए। कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का, कार्तिक भी बोलते हैं इसको, कार्तिक एक लोक नृत्य है, लेकिन ये लोक नृत्य कहाँ का है, ठीक है। तो चलिए अपना आंसर लगाइए और बताइए, कार्तिक एक लोक नृत्य है कहाँ का, पूर्वांचल का, बुंदेलखंड का, अवध का या रुहेलखंड का, ठीक है। तो अपना आंसर लगाने की कोशिश कीजिए और देखिए कि हमारा क्या उत्तर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो आपको ये बता दें, जो कार्तिक है वो कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। कहाँ का, बुंदेलखंड का। कार्तिक के समय में जो फसल उगती है उसके खुशी के उपलक्ष्य में ये लोक नृत्य किया जाता है। तो ये कहाँ का है भाई, कार्तिक कहाँ का है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का जो कारखाना है वो कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। देखो इस प्रकार के देखिए प्रश्न आ जाते हैं और इसी प्रकार के प्रश्नों को आपको पढ़ना है। यूपी जीके में ऑल टोटल यही पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसका उत्तर लगाने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पे है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, गाजियाबाद। ध्यान देना, गाजियाबाद एक बहुत बड़ा औद्योगिक जिला है, लेकिन कानपुर से ज़्यादा नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा औद्योगिक जिला है वो क्या है, कानपुर है, ठीक है। गाजियाबाद भी औद्योगिक जिला है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ पे भैया, गाजियाबाद में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का IT हब, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब, ये कहाँ पे है, नोएडा में है, ठीक है। बागों का शहर क्या है, लखनऊ है। और चमड़ा उद्योग कहाँ पे होता है, कानपुर में होता है। उद्योग कहाँ पे होता है, कानपुर होता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, कानपुर को। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है, गाजियाबाद, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। गाजियाबाद के पास एक नदी है जिसका नाम है क्या, हिंडन। और हिंडन नदी के किनारे हमारा एयरफोर्स का बेस है। किसका है, एयरफोर्स का बेस है, ये याद रखना। कई बार पूछ रहे हैं गाजियाबाद किस नदी के किनारे है, वो क्या है, हिंडन नदी के किनारे। और यहीं पर क्या है, एयरफोर्स। और ये गाजियाबाद ये किस में आता है, NCR में आता है। किस में आता है, NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है कहाँ पे, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है सुलह कुल उत्सव, वह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आपको बता दें इसका ऑप्शन है क्या, लखनऊ, मेरठ, अलीगढ़ और आगरा, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा उत्तर क्या है, आगरा। ये जो सुलह कुल उत्सव है ये कहाँ लगाया जाता है, आगरा में। अच्छा, एक चंदौली मेला होता है। कौन सा मेला भाई, चंदौली मेला। चंदौली मेला ये भी आपका हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक है। चंदौली मेला ये भी आपका हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक है। और ये कहाँ लगाया था, ये लगाया था कहाँ पे, मेरठ में। चंदौली मेला कहाँ लगाया जाता है, मेरठ में। लेकिन सुलह कुल मेला कहाँ लगाया जाता है, ये लगाया था आगरा में। ये हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में स्थित वर्तमान भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय की नींव कब पड़ी थी, कब इसको बनाना स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का केंद्रीय संस्था है और संगीत की संस्था है, हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो आपको ये बताना है कि इसकी नींव कब पड़ी, इसके बारे में कब सोचा गया और कब हमारे भारत में इसकी नींव पड़ी, अस्तित्व में आया। लखनऊ में स्थित वर्धमान भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की नींव कब पड़ी, 4 सितंबर 1926, 15 जुलाई 1926, 20 जून 1926 या 10 दिसंबर 1926 में, ठीक है। तो इसके बारे में जरा बताया जाए, ठीक है। आए सब में। चलिए
भातखंडे के बारे में तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, भातखंडे की कहाँ पे संस्था है और कब बनी और किस से रिलेटेड है, ये संगीत की सबसे बड़ी संस्था कहाँ पे है, तो इस प्रकार से पूछता है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर आप बता दें, 15 जुलाई 1926। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 15 जुलाई 1926। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की नींव कब पड़ी, 15 जुलाई 1926। और ये संगीत है कहाँ पर, ये संस्था है कहाँ पर, ये है लखनऊ में। कहाँ पे भैया, लखनऊ में। ये संस्था कहाँ पे है, लखनऊ में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह कौन सी है, बखीरा पक्षी विहार, ठीक है। ध्यान देना, बखीरा पक्षी विहार से रिलेटेड भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह कौन सी है, फैजाबाद है, बस्ती है, उन्नाव है या गोंडा है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से हमेशा आंसर लगाना होता है, जो आयोग ने आंसर माना है उसी को लगाना होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह कौन सी, तो आपको बता दें वो जगह कौन सी है, बस्ती, या फिर इसको क्या बोलते हैं, संत कबीरदास नगर, संत कबीरदास नगर, दोनों अगर आ जाए तो बिल्कुल सही है, ठीक है। बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह क्या है, बस्ती, या फिर संत कबीर नगर आ जाए, कबीरदास नगर, तो ये भी सही है। अच्छा, ये पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का एकमात्र दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ध्यान देना, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है, ये लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। और लखीमपुर खीरी हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। लखीमपुर खीरी हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। और आपको बता दें अनुसूचित जाति यहाँ पे ज़्यादा निवास करती है। और सबसे छोटा जिला हापुड़ है। अगर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला होगा तो सबसे छोटा जिला भी होगा। सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला क्या है, हापुड़। और अभी हाल ही में जो बना जिला है वो भी क्या है, हापुड़ है। और हमारे उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय अभ्यारण्य हो गया दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संत कबीरदास नगर या बस्ती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयरफोर्स पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है, देखो क्या बोल रहा है, एयरफोर्स, देखो क्या बोल रहा है, एयरफोर्स पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है, ठीक है। एयरफोर्स पैरा ट्रूपर मतलब जैसे एयरफोर्स के जो कमांडो होते हैं वो ऐसी ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं कि हवाई जहाज में ऊपर से छलांग मारेंगे फिर पैराशूट से नीचे आएंगे। तो ये जो ट्रेनिंग है ये कहाँ पे कराई जाती है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लगाने की कोशिश कीजिए। सहारनपुर, वाराणसी, आगरा या कानपुर, तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आगरा। एयरफोर्स पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल उत्तर प्रदेश में कहां पर भाई, आगरा में, ठीक है। अच्छा, एयरफोर्स का ध्यान देना, एयरफोर्स का मध्य कमान, एयरफोर्स का मध्य कमान का मुख्यालय कहां पे है, मध्य कमान का मुख्यालय कहां पे, ये भी कई बार पूछ लेता है क्योंकि यूपी जीके से रिलेटेड है, पूछ सकता है। एयरफोर्स मध्य कमान का जो मुख्यालय है वो कहां पे, तो वो है बमरौली, बमरौली इलाहाबाद में, या फिर आप बोल सकते हो प्रयागराज। कहाँ पे भैया, प्रयागराज, ठीक है। एयरफोर्स पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल तो ये तो है हमारा आगरा में, लेकिन एयरफोर्स मध्य कमान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, बमरौली, प्रयागराज, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में किस नगर में है, एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में किस नगर में है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एरोनॉटिकल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग पायलट बनना चाहते हैं तो उनको जो ट्रेनिंग देते हैं वो कहाँ पे दी जाती है, हमारे उत्तर प्रदेश में। एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में किस नगर में स्थित है, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या इलाहाबाद, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा क्या, लखनऊ। एरोनॉटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में किस नगर में है, तो ये है हमारे लखनऊ में, ठीक है। और लखनऊ के बारे में तो आपको बता ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अगला क्या है, राजकीय चर्म संस्था उत्तर प्रदेश के किस दो नगरों में स्थित है, ठीक है। राष्ट्रीय चर्म राजकीय, चलिए इसको बताने की कोशिश कीजिए कि राजकीय चर्म संस्था उत्तर प्रदेश के किस दो नगरों में स्थित है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के जो दो नगर हैं वो चमड़े उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। चर्म उद्योग का मतलब ये है कि भैया चमड़े से रिलेटेड, तो उत्तर प्रदेश के दो जिले हैं जो चमड़े के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। तो उस हिसाब से आप आंसर लगाइए, हो सकता है आपका आंसर सही भी हो।
राजकीय चर्म संस्था उत्तर प्रदेश के किस दो नगरों में? देखिए एक चीज आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का एक जिला है क्या? आगरा, और एक जिला है क्या? कानपुर। क्या है? कानपुर। ये दोनों जिले चमड़े उद्योग के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? कानपुर, आगरा। ठीक है, ध्यान देना, ये दोनों जिले उद्योग के लिए भी जाने जाते हैं, चमड़े के उत्पाद के लिए भी जाने जाते हैं, और चमड़े से बनी वस्तुओं के लिए भी जाने जाते हैं, चमड़ा उद्योग के लिए भी जाने जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कानपुर और आगरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? देखिए, खेल का सामान बनाने के उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख केंद्र कौन से हैं? सबको पता है, बच्चे को पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत को सप्लाई करने वाले उत्तर प्रदेश के वह कौन से जिले हैं जहां पर खेल की सामग्री मिलती है। ठीक है, चलिए, खेल का सामान बनाने के उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो आपको बता दें, वो जो दो प्रमुख केंद्र हैं वो है क्या? आगरा और मेरठ। पूरे भारत में आगरा और मेरठ में खेल की सामग्री बनाई जाती है, आगरा से भी ज्यादा मेरठ में बनाई जाती है और पूरे भारत में सप्लाई की जाती है। अब क्योंकि खेल सामग्री सबसे ज्यादा बनाई जाती है मेरठ में, तो मेरठ में ही, ध्यान देना, भारत की पहली सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। ठीक है, ध्यान देना, मेरठ में ही भारत की पहली सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, जिसका नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर। ठीक है, यानी मेजर ध्यानचंद सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो खेल का सामान बनाने वाले कौन से दो जिले हैं? आगरा और मेरठ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? वाराणसी घराने की गायिका का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, वाराणसी घराने की गायिका का जनक, गायिका कई जिलों से कई प्रकार के गायक हुआ करते थे, तो इसमें ये बोल रहा है कि जो वाराणसी घराने से गायिका आती थी उनके जनक किसको माना जाता है? ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, वाराणसी घराने की गायिका का जनक किसे माना जाता है? तो यह है पंडित बड़े रामदास जी मिश्र। पंडित बड़े रामदास जी मिश्र। ठीक है, तो ये इनका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न जब देख लीजिए, 20वां प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहनाई वादक का नाम बताइए। शहनाई वादक, ये सेंट्रल लेवल में भी पूछता है, ये क्वेश्चन सेंट्रल लेवल में भी पूछता है और ये राज्य लेवल में भी पूछता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहनाई वादक का नाम बताएं। तो कामता प्रसाद, उस्ताद हुसैन शर्की, या उस्ताद बिस्मिल्लाह का, या पंडित रामजी मिश्र। तो आपको बता दें, पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में जो शहनाई के लिए सबसे ज्यादा फेमस थे वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खा, और ये हमारे उत्तर प्रदेश से थे, और अभी कुछ दशक पहले इनकी मृत्यु हो गई है, और इनको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के इनको पुरस्कार भी मिले हैं, और बहुत बढ़िया शहनाई बजाते थे ये, और शहनाई के लिए ही फेमस थे। कई बार एग्जाम में आता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? शहनाई से, है ना, तो शहनाई बजाते थे, ये हमारे उत्तर प्रदेश से थे, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पंडित रविशंकर निम्नलिखित में किससे संबंधित थे? पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? ठीक है, वाद्य यंत्र भी एग्जाम में पूछ लिया करता है कि भैया कौन सा व्यक्ति का वाद्य यंत्र किससे संबंधित है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। क्या बोल रहा? उत्तर प्रदेश के पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सारंगी से, सितार से, तबला से, या शहनाई से? ठीक है, ध्यान देना। तो शहनाई का तो अभी आपको बता दिया भाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बाकी तीन देख लो, है ना। उत्तर प्रदेश के पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस संबंधित है? सारंगी, सितार, या तबला? तो आपको बता दें, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सितार वादक। उत्तर प्रदेश के पंडित रविशंकर क्या थे? सितार वादक थे। ठीक है, सितार बजाते थे और बड़ा भयंकर सितार बजाते थे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में इनकी बड़ी जो है तारीफें हुआ करती थी। अब देखिए, यहाँ पर एक और नाम है तबला। ठीक है, तो तबले का निर्माण किसने किया था? जरा बताइए। अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो ने, और अमीर खुसरो को बोला जाता है क्या? तूतिए हिंद, तूतिए हिंद। ठीक है, ध्यान देना, तूतिए हिंद। तबला का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने, और इसको बोला जाया करता था तूतिए हिंद। यहाँ पर जो उत्तर है पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? तो वो है क्या? सितार वादन से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत प्रसिद्ध कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? ठीक है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत प्रसिद्ध
कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष किया जाता है? तो आपका प्रश्न है क्या, प्रति छठे वर्ष, प्रति 12 वर्ष, प्रति 10वें वर्ष या प्रति चौथे वर्ष। ठीक है, तो आपको बता दें इसका आयोजन प्रति 4 वर्ष किया जाता है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर डी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसका 12 वर्ष लगाया है तो गलत है। अभी मैं आपको बताता हूं कि आपका उत्तर सही कैसे है और आपका उत्तर गलत कैसे है। जिन छात्रों ने इसका उत्तर लगाया है कि भैया कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है प्रति हर चौथे साल, हर 4 साल बाद इसका आयोजन हमारे 4 नगरों में किया जाता है। तो अभी ध्यान से देखिएगा, इसके 4 नगर क्या है भाई? देखिए इसके 4 नगर क्या है? नासिक, और क्या है इसका दूसरा क्या है? उज्जैन, और क्या है इसका? प्रयागराज, और क्या है भाई इसका? प्रयागराज, और क्या है इसका? हरिद्वार। तो जरा इसको समझिएगा, अभी समझिएगा कि आपका उत्तर गलत कैसे हो गया, मैं बताता हूँ। ठीक है, नासिक में कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी, गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला लगाया जाता है। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे ये लगाया जाता है। प्रयागराज में जो जहां पर गंगा और यमुना का संगम होता है, गंगा और यमुना का संगम होता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे। अब देखिए प्रश्न पूछा क्या है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत प्रसिद्ध कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है? तो ये इसका उत्तर वो 4 वर्ष, लेकिन एक जगह पर यह 12 वर्ष बाद आता है। जैसे मान लीजिए नासिक में हुआ, तो 4 साल बाद कहाँ पे होगा? उज्जैन में, फिर 4 साल बाद कहाँ होगा? प्रयागराज में, फिर 4 साल बाद कहाँ होगा? हरिद्वार में, और इसके बाद फिर वापस कहाँ जाएगा? नासिक में। तो देखिए एक जगह पे कितने वर्ष बताता है। देखिए मान लीजिए पहले नासिक में हुआ तो 4 साल बाद कहाँ पे होगा? उज्जैन में, फिर 4 साल बाद कहाँ पे होगा? प्रयागराज में, फिर कहाँ पे होगा? हरिद्वार में। तो टोटल ये बताइए अगर एक जगह पे हो गया है तो उसी जगह दोबारा कितने वर्ष बाद आएगा? 4 4 4 12 वर्ष बाद। एक जगह पे 12 वर्ष बाद आता है, लेकिन पूरे भारत में हर 4 साल में इसको इन जगहों में से किसी एक जगह पे मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रति चौथे वर्ष। ठीक है, चलिए प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? ठीक है, ये आपका जो है 16 महाजनपद से भी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, उससे भी प्रश्न आया है। चलिए आंसर लगाइए और बताने की कोशिश कीजिए। क्या बोल रहा है? प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? आगरा जिला, मेरठ जिला, बिजनौर या सहारनपुर? क्लियर है? चलिए यहाँ पे उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी छात्र कमेंट सेक्शन में, और चैनल को जरूर शेयर करें यार, आप लोग चैनल को शेयर नहीं करते हो। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के, तो आपको इसका उत्तर बता दें मेरठ जिले में। मेरठ का पुराना नाम ही हस्तिनापुर है, जिसका उल्लेख महाभारत में भी किया जा चुका है। ठीक है, मेरठ का पुराना नाम ही हस्तिनापुर है। ठीक है, अच्छा दिल्ली, कई बार पूछता है भैया दिल्ली का पुराना नाम क्या है? तो दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। क्या नाम है भाई? इंद्रप्रस्थ। लेकिन यहाँ पे बात हो रही जैन तीर्थ स्थल हस्तिनापुर, तो वो कहाँ पे भैया? मेरठ। अच्छा यहाँ पे एक नाम दिया है सहारनपुर, तो यूपी का सबसे उत्तरी जिला, यूपी का सबसे उत्तरी जिला, यूपी का सबसे उत्तरी जिला क्या है? सहारनपुर। सहारनपुर किस पे फेमस है? पेपर के लिए। किसके? पेपर और पल्प के लिए। और यहाँ पर उत्तम क्वालिटी का गन्ना भी होता है। और ये ना 3 राज्यों से घिरा हुआ है। क्या? यूके, एचपी और एचआर, यानी 3 राज्यों से लगा हुआ है। कौन कौन सा भाई? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश और क्या है? हरियाणा। क्लियर है? आए समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? प्रसिद्ध आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, मेरठ, आगरा या इलाहाबाद? तो आपको बता दें गांधी परिवार को समर्पित, नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी इनको समर्पित एक आनंद भवन बनाया गया है। ये एक विज्ञान भवन भी है। ये है इलाहाबाद प्रयागराज में। कहाँ पे है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज। तो प्रसिद्ध आनंद भवन कहाँ पे भैया? इलाहाबाद यानी प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा का भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका भी आपका जो है आना चाहिए। ठीक है, चलिए आपको बता दें प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में ये स्थित है आगरा से थोड़ा ही दूर, क्या? फतेहपुर सीकरी। और आपको बता दें इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था क्या? अकबर ने। कब, क्यों बनवाया था? क्योंकि गुजरात पे आक्रमण किया था और गुजरात को विजित कर लिया था, यानी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाया था। और यहीं पर थोड़ी दूर पे क्या है? आगरा। आगरा का एक किला है, ध्यान देना, आगरा का एक किला है जिसको लाल किला भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं इसको? लाल किला। एक लाल किला दिल्ली वाला अलग है और ये आगरा का लाल किला अलग है। इसको भी किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की खरवार जाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाता? देखिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, थोड़ा सा प्रश्न को सही से पढ़ना है और सही से पढ़ने के बाद ही इसका आंसर लगाना है। क्या बोल रहा है जरा देखिए, उत्तर प्रदेश की खरवार जाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाता? ठीक है, अच्छा एक जनजाति का काफी बार एग्जाम में आता है, वो है थारू जनजाति। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति। तो थारू जनजाति दीपावली को नहीं मनाती। अब तो मनाने लगी है कि पहले दीपावली को नहीं मनाती थी। दीपावली को किसके रूप में मानती थी भाई? शोक के रूप में। दीपावली को किसके रूप में मानती थी? शोक के रूप में मानती थी। ठीक है, अब तो खैर मनाने लगी है, लेकिन पहले दीपावली को किसको मानती? शोक। लेकिन यहाँ पर बोला है कि उत्तर प्रदेश की खरवार जाति, ठीक है, उत्तर प्रदेश की खरवार जाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाता? तो वो उत्तर है क्या? ग्राम देवी पूजा। क्या? ग्राम देवी पूजा। उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है खरवार जनजाति। खरवार जनजाति ग्राम देवी पूजा नहीं मनाती। और खरवार जनजाति पाई जाती है कहाँ पे भैया? मिर्जापुर और महाराजगंज में। कहाँ पे भैया? महाराजगंज। ठीक है, तो ग्राम देवी पूजा त्योहार नहीं मनाती। अब बात आएगी दीपावली की, तो दीपावली को कौन नहीं मनाती? थारू जनजाति। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? थारू जनजाति, जो गोरखपुर के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है? ठीक है, अभी हाल ही में क्लास में पढ़ाया गया है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो विस्तार से बताई जाती है और एग्जाम में आता है। क्या बोल रहा है? उत्तर प्रदेश नदी पर राजघाट बांध परियोजना, ठीक है, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है? हरियाणा, राजस्थान, बिहार या मध्य प्रदेश? तो आपको बता दें, बुंदेलखंड के पठार से निकलने वाली नदी क्या है? बेतवा, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कहां पर? उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है किससे मिलती है? यमुना से। किससे मिलती है? यमुना से। तो इसमें एक बांध बना है जिसका नाम क्या? राजघाट बांध। तो ये जो राजघाट बांध है, इसमें यूपी और प्लस एमपी दोनों का संयुक्त पैसा लगाकर इसको बनाया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जो राजघाट बांध इस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। और एक बांध और है, माता टीला बांध। क्या है? माता टीला बांध। ठीक है, इसको भी यूपी और एमपी ही दोनों मिलकर बनाए हैं और संयुक्त दोनों की परियोजना है। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आ सकता है। ठीक है, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित से कहां पर स्थित है? ठीक है, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ठीक है, चलिए आपको बता दें, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना, गोविंद वल्लभ पंत परियोजना भी बोलते हैं इसको। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है और यह रिहंद नदी के ऊपर बनी है और यह तीन राज्यों को पानी देती है। या फिर आप बोल सकते हो कि इसका लाभ आता है तीन राज्यों को। कौन कौन सा? एक राज्य है आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, और इसका नाम रिहंद बांध भी है। ठीक है, तो जरा बताइए, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है मिर्जापुर और पीपरी के मध्य। मिर्जापुर और सोनभद्र लगा हुआ है, तो वहीं पर यह परियोजना बनी हुई है और रिहंद नदी के ऊपर बनी हुई है। और इस नदी के ऊपर जो बांध बना है, रिहंद नदी के ऊपर, इससे बनी जो झील है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? मिर्जापुर। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है? चलो ये भी देखो आगे, निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल सम्मिलित है? सिंगरौली परियोजना, नरौला परियोजना, गंडक परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, तो चलिए आपने इसमें उत्तर लगाया, हम मुझे आंसर दें और देखिए क्या आंसर आपका आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। चलिए आपको बता दें, नेपाल के एक ग्लेशियर से नदी आती है और गंगा नदी मिल जाती है, जिसका नाम क्या है? गंडक नदी। और ये गंडक नदी नेपाल के ग्लेशियरों से आती है और भारत की गंगा नदी मिल जाती है। इसी पर बना है क्या?
भी उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल सम्मिलित परियोजना, कौन सी नदी भाई? गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल के रास्ते आती है और गंगा नदी में मिल जाती है और इसी नदी में बना है बिहार नेपाल उत्तर प्रदेश संयुक्त परियोजना। ठीक है, आगे देखिए, नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना का निर्माण निम्नलिखित से कहां पर किया गया है? ठीक है, नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से कहां पर किया गया है? मिर्जापुर, पिपरी, झांसी, बेतवा, मिर्जापुर, देवप्रयाग या बुलंदशहर, नरौरा। तो इसमें जरा बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है, इस उत्तर को बताने की कोशिश कीजिए। नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से कहां पे किया गया? तो इसका उत्तर क्या? बुलंदशहर, नरौरा। ये इसका उत्तर हो जाएगा, बुलंदशहर, नरौरा में भारत का परमाणु शक्ति संयंत्र। आगे बढ़ते हैं, बिरहा, आल्हा, रसिया आदि लोकगीत की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? ठीक है, क्या बोल रहा है जरा देखिए, बिरहा, आल्हा, रसिया, बिरहा, आल्हा, रसिया आदि लोकगीत की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो सीधी सी बात है, हमारा यूपी जीके का चल रहा है, उत्तर प्रदेश जीके चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती होगी, है ना। देखिए, बिरहा, आल्हा, रसिया, ये जो रसिया है ये मथुरा क्षेत्र में की जाती है। बिरहा बुंदेलखंड में, आल्हा, ये जो आल्हा है ना, ये कहाँ का फेमस है भाई? महोबा का फेमस है। ठीक है, आल्हा और ऊदा जो साहित्य है ये कहाँ का फेमस है? हमारा ये फेमस है महोबा का फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के आदिवासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, यही तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के आदिवासियों द्वारा, पहली बात तो उत्तर प्रदेश में कौन से आदिवासी रहते हैं? ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के आदिवासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, तो आपको बता दें, जब मिर्जापुर की बात आती है ना, जब भी मिर्जापुर की बात आती है तो जनजाति का नाम क्या याद रखना है? खरवार। क्या याद रखना है? खरवार। अब खरवार कौन सा नृत्य करती है? कर्मा नृत्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, कभी भी जनजाति की बात होती है तो खरवार जनजाति याद रखना है। खरवार जनजाति मिर्जापुर की है और खरवार जनजाति कौन सा नृत्य करती है? कर्मा नृत्य करती है। ठीक है, कौन सा नृत्य? कर्मा नृत्य। ठीक है, चलिए आगे देखिए, खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश से किस जिले में रहती है? अभी बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, है ना। घिसा पिटा क्वेश्चन है और यही एग्जाम में आते हैं। क्या बोल रहे हैं? खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मिर्जापुर। अच्छा, एक और आता है मिर्जापुर के साथ, महाराजगंज। ठीक है, ध्यान देना, महाराजगंज के कौन से क्षेत्र में? तराई क्षेत्र में। महाराजगंज के कौन से? तराई क्षेत्र में भी ये निवास करती है और ये कौन सा नृत्य करती है? कर्मा नृत्य करती है। ठीक है, और किसको शुभ मनाती है? देवी पूजा को। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, रानीपुर अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य और नवाबगंज अभ्यारण्य और किशनपुर अभ्यारण्य। चलिए बताने की कोशिश करें कि भाई उत्तर प्रदेश का जो उन्नाव जिला है वहां पर कौन सा अभ्यारण्य है। ठीक है, चलिए आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये चंदौली में है। कहाँ पे भैया? चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर बोल रहा है उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? तो वो है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। आगे बात करते हैं, महावीर स्वामी अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में है? महावीर स्वामी अभ्यारण्य, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और जैन धर्म को समर्पित ये अभ्यारण्य है और ये पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? झांसी, मेरठ, बहराइच या पीलीभीत। ठीक है, तो आपको बता दें इसका उत्तर है झांसी। ये महावीर स्वामी अभ्यारण्य कौन से जिले में है? ये झांसी जिले में है। कहाँ पे? झांसी जिले में। झांसी स्टेशन का नाम अभी बदला गया है और क्या नाम रखा गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई। क्या है? वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन। झांसी का नाम बदल के क्या किया गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36वां प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? उत्तर प्रदेश की आगरा नहर, कौन सी नहर भाई? उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला क्षेत्र में किस नदी से निकाली गई है? गंगा, यमुना, शारदा और रामगंगा। तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यमुना से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा नहर ओखला में कहां से निकाली गई है? यमुना से। यमुना कौन से ग्लेशियर से आती है? यमुनोत्री। ठीक है, कहां से आती है भाई?
यमुनोत्री से आती है, ठीक है। और ये यमुना जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी? गंगा की, ठीक है। और कहाँ पे मिलन होता है इसका? प्रयागराज में। कहाँ पे होता है भाई? प्रयागराज में। अच्छा, यमुना की सहायक नदी कौन सी सबसे लंबी? चंबल। ये कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश के महू कस्बे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से नगर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं? ये भी पूछता है। ऑप्शन के हिसाब से मिलाइए। उत्तर प्रदेश में कौन से नगर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं? उत्तर प्रदेश में कौन से नगर यमुना नदी के किनारे बसे स्थित हैं? मुजफ्फरनगर, बरेली, खुर्जा, मथुरा या फिर दूसरा? देखिए पहला ऑप्शन क्या है? मुजफ्फरनगर, बरेली, खुर्जा। दूसरा है मथुरा, आगरा, इटावा। तीसरा मेरठ, सहारनपुर, अयोध्या या लखनऊ, बनारस और जौनपुर। तो आपको बता दें यमुना नगर, ठीक है। आप इटावा से ही ये समझिए कि इटावा में चंबल का मिलन होता है। इटावा में चंबल का मिलन होता है यमुना से। अब मथुरा भी और आगरा भी ये सब के सब क्या यमुना के किनारे हैं, ठीक है। आए समझ में? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन से हिमनद से गंडक नदी आती है, ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है ये गंडक नदी। तो चलिए बताइए, गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? गंडक हिमनद, गंगोत्री हिमनद, त्रिशूली हिमनद या मुश्तौग हिमनद, ठीक है। तो आपको बता दें ये तिब्बती क्षेत्र का है। नेपाल से भी और आगे जाएंगे तो तिब्बती क्षेत्र में एक मुश्तौग हिमनद है, इसी से आती है कौन सी नदी भाई? गंडक नदी। और आगे चल के ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुश्तौग हिमनद। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड लास्ट, उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में जो इतना मृदा अपरदन हो रहा है इसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन को देखिए और आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? भैया तराई क्षेत्र में जल प्लावन द्वारा, बिल्कुल सही। वनस्पति क्षेत्र में कटाई द्वारा, बिल्कुल सही। जितने ज्यादा वन काटोगे अपरदन उतना ज्यादा होगा। और रेगिस्तान क्षेत्र में वायु, जब रेगिस्तान में वायु उड़ती है तो धूल के कण भी अपने साथ में लेती है और वो धीरे धीरे जमीन का कटाव करती रहती है। नतीजा ये उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, है ना। सभी कारण है उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के कारण है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है, ठीक है। देखिए आपको बता दें हमारा भारत जो है टकराया था किससे? तिब्बत से। तो एक नए भूखंड का निर्माण हुआ था जिसको हम बोलते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला। लेकिन जो भारत का भाग टकराया था वो पहले दक्षिण अफ्रीका में जुड़ा हुआ था और उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। यानी हमारा जो यूपी है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ध्यान देना, हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इस प्रकार से देखिए आज के 40 प्रश्न आपके जो बहुमूल्य और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न खत्म हुए। चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।